Hello class 12 students, welcome to the Dab Hand Learners channel. This is the MCQ series of chapter 5 organizing part 2. प्रीवियस लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चंस डील किए थे और मैंने आपको 5 क्वेश्चंस फॉर होमवर्क कहा था एज आई टोल्ड यू टू कमेंट डाउन इन द प्रीवियस लेक्चर. तो आज हम पहले उन्हीं 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, इनका आंसर्स निकालेंगे, उसके बाद मूव ऑन करेंगे. सो 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर. फंक्शनल स्ट्रक्चर का कौन सा फीचर नहीं है इनमें से? It promotes functional specialization. Managerial development is difficult. It is easy to fix responsibility for performance. It is an economical structure to maintain. It promotes functional specialization तो पक्का पक्का फीचर है ही, क्योंकि अब मैं सेम फंक्शन रोज जाके परफॉर्म करूंगा तो आई गेट स्पेशलाइज्ड इन दैट, आई बिकम कॉम्पिटेंट इन दैट. एफिशिएंसी बढ़ जाएगी मेरे को. मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ तो मेरे को प्रोडक्शन अच्छे से आता है. आई गेट एफिशिएंट इन दैट. तो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन तो करेक्ट है, मतलब ये इसका आंसर नहीं है क्योंकि हमें नॉट पूछा गया है. मैनेजरियल डेवलपमेंट इज डिफिकल्ट. फॉर दिस आई वुड लाइक टू गिव यू सम एग्जांपल कि देखो मैनेजरियल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है. यहाँ पे एग्जांपल लो, ये ए लिमिटेड है. दो एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 2 केस दे रहा हूं एक ही ऑर्गेनाइजेशन के. ए लिमिटेड है, वो स्वीट्स प्लस बेकरी दोनों में डील करती है, पर इन्होंने अपना जो काम है वो एक साथ कर रखा है. लेकिन एक तरफ ये है जिसने स्वीट्स का डिपार्टमेंट अलग बना रखा है, बेकरी का डिपार्टमेंट अलग बना रखा है. बट ऐसा इसमें नहीं है. इसमें स्वीट्स और बेकरी साथ में बनते हैं, इनके सबके एक ही डिपार्टमेंट है. लाइक ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा इसमें स्वीट्स भी बनेगी, बेकरी भी बनेगी. मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, इसमें स्वीट्स भी मार्केटिंग होगी, बेकरी भी मार्केटिंग होगी. सेल्स डिपार्टमेंट, स्वीट्स की भी सेल होगी, बेकरी की भी सेल होगी. परचेज डिपार्टमेंट, इसकी भी परचेज होगी, उसकी भी परचेज होगी. या एचआरडी डिपार्टमेंट. तो इसका मतलब इन जो डिपार्टमेंट है ना ये वाले, इसमें सब स्वीट्स और बेकरी दोनों का काम होता है. लेकिन इसमें स्वीट्स के अलग डिपार्टमेंट होंगे, प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, सेल्स. इसमें बेकरी के भी अलग डिपार्टमेंट होंगे, प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, सेल्स. इनडायरेक्टली मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ये फंक्शनल स्ट्रक्चर का, और ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको डिविजनल स्ट्रक्चर का. ओके, तो यहाँ पे देखो, स्वीट्स प्लस बेकरी का जब मैंने आपको काम दिया, मतलब स्वीट्स और प्लस बेकरी, जिस ऑर्गेनाइजेशन में स्वीट्स और बेकरी एक साथ उनका काम हो रहा है, उसमें मैंने आपको मार्केटिंग की पोस्ट ऑफर करी, मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट, मार्केटिंग हेड की पोस्ट मैंने आपको ऑफर करी इन द स्वीट्स प्लस बेकरी, जिसमें स्वीट्स और बेकरी का काम साथ में होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर वाले एग्जाम्पल में. तो इस केस में जब मैंने आपको मार्केटिंग की पोस्ट ऑफर करी तो आपको मार्केटिंग आ जाएगी. यू गेट एफिशिएंट इन दैट. इन स्वीट्स प्लस बेकरी दोनों में आप अच्छे से कर लोगे. तो इसमें आप सिर्फ क्या होगा, आप सिर्फ इसमें मार्केटिंग ही सीख पाओगे. उस आप सिर्फ मार्केटिंग में ही स्पेशलाइज करोगे और किसी चीज में स्पेशलाइज नहीं करोगे. सिर्फ मार्केटिंग वही आपको आता होगा. लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, अब मैंने स्वीट्स और बेकरी का डिपार्टमेंट अलग अलग है, तो मैंने आपको स्वीट्स डिपार्टमेंट की टॉप मैनेजमेंट में बैठा दिया कि आप स्वीट्स डिपार्टमेंट के हेड हो, आप स्वीट्स को संभालना. तो अब जब आप स्वीट्स के डिपार्टमेंट में बैठे हो इन द डिविजनल स्ट्रक्चर, ये वाला केस, तो इसमें जब आप यहाँ पे हो इस पोस्ट पे, तो इसके नीचे बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे. और जब आप इस पोस्ट पे हो तो आपको सारे डिपार्टमेंट को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, परचेज डिपार्टमेंट हो, मार्केटिंग हो, सेल्स हो. आप ऊपर वाली पोस्ट पे हो तब आपको चारों मल्टीपल फंक्शंस पे ध्यान देना पड़ेगा, जिसकी वजह से मैनेजरल डेवलपमेंट जो है डिफिकल्ट हो जाता है इन द फंक्शनल स्ट्रक्चर वाले केस में. देखो, क्योंकि देखो यहाँ पे हम सिर्फ मार्केटिंग में स्पेशलाइज हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे जब हम इस पोस्ट पे बैठे होंगे ना, ऊपर वाली पोस्ट पे, स्वीट्स हेड डिपार्टमेंट, इसमें जब हम इस पोस्ट पे जब हम काम कर रहे होंगे तो इसमें हमें इसका प्रोडक्शन भी पता चल गया हो, कैसे कैसे काम होता है, परचेज भी, मार्केटिंग भी, सेल्स भी. बट डू यू थिंक कि जब आप स्वीट्स प्लस बेकरी, जिस ऑर्गेनाइजेशन में सारे काम एक साथ होते हैं, उसमें जब आपको मार्केटिंग की पोस्ट ऑफर की होगी तो आप प्रोडक्शन भी सीख जाते, एचआरडी भी सीख जाते, सेल्स भी, परचेज भी, आपको पता चल जाता हर डिपार्टमेंट को कैसे मैनेज करना है? ऑब्वियसली नॉट. तो इस केस में जो ये फंक्शनल स्ट्रक्चर का है, जिसमें दोनों प्रोडक्ट साथ में काम हो रहे हैं, इसमें आपको मैनेजरल डेवलपमेंट डिफिकल्ट होता है. जबकि जब आप डिविजनल स्ट्रक्चर में काम करते हो तो आपको इजी पड़ता है, क्योंकि आप सारे एक साथ सारे के सारे मल्टीपल फंक्शन सीख पाते हो. तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है.
इट इज इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस। क्या फंक्शनल स्ट्रक्चर में रिस्पॉन्सिबिलिटी देना इजी होता है एज कंपेयर टू डिविजनल स्ट्रक्चर? और डी ऑप्शन कह रहे हैं इट इज एन इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर टू मेंटेन। हमें पता है फंक्शनल स्ट्रक्चर तो बहुत इकोनॉमिकल होता है, क्योंकि देखो जब सारे काम एक साथ हो रहे हैं, जैसे स्वीट्स प्लस बेकरी में सारे काम एक साथ हो रहे हैं, तो अब फिर हमें नए डिपार्टमेंट बनाने की जरूरत नहीं। नए डिपार्टमेंट बनाने में कितनी कॉस्ट लग जाती है, हमें ऑर्गेनाइजेशन का साइज भी बड़ा करना पड़ता है, फिर जगह भी उतनी होनी चाहिए कि सारे डिपार्टमेंट का काम चल सके, तो खर्चा तो होता है। इस केस में इकोनॉमिकल सबसे ज्यादा फंक्शनल स्ट्रक्चर ही माना जाता है। सी ऑप्शन देखो, इट इज इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस, तो इसका आंसर है नो, तो इस हिसाब से ये ही सही है, सी ऑप्शन। बट अब क्यों, ऐसा क्यों होता है? इट इज इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस डिविजनल स्ट्रक्चर में होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर में नहीं होता। पर ऐसा क्यों? अब फंक्शनल स्ट्रक्चर में एक ही ऑर्गेनाइजेशन सारे प्रोडक्ट्स में डील कर रही है और सारे डिपार्टमेंट में एक साथ ही सारे प्रोडक्ट्स का काम हो रहा है। अब जब एक ही डिपार्टमेंट में सारे प्रोडक्ट्स का काम एक साथ होगा, तो ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है कि इस साल आपको स्वीट्स डिपार्टमेंट, मतलब स्वीट्स जब आपने प्रोडक्ट बनाया है, स्वीट्स बनाई है, स्वीट्स प्रोड्यूस करी हैं, तो उसमें आपको प्रॉफिट ज्यादा हो एज कंपेयर टू बेकरी। क्योंकि फिर हमें डिफिकल्ट हो जाता है कि अगर हमारा बेकरी अच्छा नहीं चल रहा है, बेकरी में इतना प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो क्यों क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वी कांट पुट एलिगेशंस ऑन एनी डिपार्टमेंट कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जब बेकरी जब केक्स पेस्ट्रीज ये सब बनाने की बारी आए, तो मे बी वो स्वीट्स बना रहा हो, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट। और वहीं अगर डिविजनल स्ट्रक्चर होता तो कोई ब्लेम भी नहीं कर सकता था। लाइक बेकरी का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये नहीं कह सकता था कि सर मैं तो उस टाइम स्वीट्स बना रहा था। ऑब्वियसली नॉट, बेकरी तुम्हें बेकरी का काम मिला है, तुम बेकरी ही बनाओगे, केक पेस्ट्रीज एंड ऑल, आपका यही काम है, तो आप यही बनाओगे ना। सो इट इज इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस, फंक्शनल स्ट्रक्चर में बिल्कुल गलत है। डिविजनल स्ट्रक्चर में सही है, क्योंकि फंक्शनल स्ट्रक्चर में बंदा झूठ बोल सकता है कि मैं उस टाइम ये काम कर रहा था, क्योंकि सारे फंक्शन एक साथ परफॉर्म होते हैं एक ही डिपार्टमेंट में। सारे प्रोडक्ट के सारे फंक्शंस एक ही डिपार्टमेंट में होते हैं, इसलिए ये डिफिकल्ट हो जाता है। 11th क्वेश्चन ये। नाउ 12th क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर? अब मेरिट बताना है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर का मेरिट कौन सा नहीं है। It promotes control and coordination within a department. It makes training of employees easier as the focus is only on a limited range of skills. It ensures that different products get due attention. It leads to occupational specialization. तो अब इनमें से थिंक एंड टेल कौन सा आंसर सही होगा? सो द आंसर इज नन ऑफ दीज। इसका आंसर है नन ऑफ दीज। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हुई होगी इस क्वेश्चन में। ऑब्वियसली बात है, चारों ऑप्शन दे दिए और उनमें से कोई भी सही नहीं है। लेकिन अगर आपने फिर भी इसका आंसर नन ऑफ दीज सोचा कि चारों ऑप्शन सही है, सो यू आर कैपेबल टू स्कोर 40/40। बिकॉज अगर आपने इन चारों ऑप्शन में से ये कह दिया कि इनमें से कोई आंसर नहीं है, तो आपके कॉन्सेप्ट आर वेरी वेरी क्लियर और आप इजीली 40/40 बिजनेस में तो स्कोर कर सकते हो। सो इसका आंसर नन ऑफ दीज है, बिकॉज चारों ही हमारे ऑप्शन है। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होता ही है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स गेट ड्यू अटेंशन, डिफरेंट प्रोडक्ट्स लिखा है यहाँ पे। ओके, माय मिस्टेक, सॉरी। यहाँ पे अगर फंक्शंस लिखा होता सो वी कैन से दैट कि ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है, बट मैंने ध्यान नहीं दिया। माय मिस्टेक, कंप्लीटली एग्री, इट वाज माय ब्लंडर कि मैंने फंक्शंस नहीं, मेरे दिमाग में फंक्शंस था कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन, बट यहाँ प्रोडक्ट्स था तो मैंने अच्छे से ध्यान नहीं दिया, सॉरी। सो इसका आंसर है सी ऑप्शन। इट इंश्योर्स दैट डिफरेंट प्रोडक्ट्स गेट ड्यू अटेंशन, क्योंकि प्रोडक्ट्स लिखा है ना, और प्रोडक्ट्स इज सिंपली डील विद डिविजनल स्ट्रक्चर। ओके, माय मिस्टेक, आई कंप्लीटली एग्री, सॉरी। So C option. 13 question. Rishabh has joined as a creative head in an entertainment company. ऋषभ ने creative head की job offer को accept किया in an entertainment company. He always ensures that the work has been divided into small and manageable activities, and also the activities of similar nature are grouped together.
उसने ये इंश्योर किया कि जो वर्क है वो स्मॉल और मैनेजेबल एक्टिविटीज में डिवाइड हो जाए, जैसा कि हम डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, और जो जो एक्टिविटी सिमिलर नेचर की हैं आर ग्रुप टुगेदर, उन्हें एक साथ ग्रुपिंग कर दी जाए. सो आइडेंटिफाई द रिलेटेड स्टेप इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, assignment of duties, or establishing reporting relationships. Think and tell what would be the answer. हो सकता है इन दिस केस सम स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड बिटवीन ए और बी ऑप्शन की आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क है या डिपार्टमेंटलाइजेशन है, बट इसका आंसर बी ऑप्शन डिपार्टमेंटलाइजेशन ही है, बिकॉज देयर इज रिटर्न कि दीज आर ग्रुप टुगेदर, और जब भी ग्रुपिंग की बारी आए तो हमेशा डिपार्टमेंटलाइजेशन ही होता है. अगर ये ग्रुपिंग की लाइन नहीं होती, सिंपली कट, और यहीं तो ये होता स्मॉल एंड मैनेजेबल एक्टिविटीज, तो इसका आंसर ए ऑप्शन होता आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. सिंस यहाँ पे ग्रुपिंग लिखा हुआ है कि सिमिलर एक्टिविटीज को ग्रुप कर दो, दैट मींस इट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन. 14th question. Indigo Limited has a staff of 300 people which is grouped into different departments. 300 people का staff था जिसे different department में group कर दिया गया. The organizational structure depicts that 100 people work in production department, 150 in finance department, 20 in technology department, and 13 HRD. Identify the type of organizational structure being followed by the company. Functional structure, divisional structure, informal structure, none of the above. Since people are grouped on the basis of the department, देखो डिपार्टमेंट में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, सो आंसर होगा ए फंक्शनल स्ट्रक्चर. 15th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पूछा था. Which of the following is not a merit of divisional structure? कौन सा डिविजनल स्ट्रक्चर का मेरिट नहीं है? इट प्रमोट्स प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन. अब देखो प्रोडक्ट की बात करिए, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन तो होगा ही. लाइक अगर मैं गारमेंट के हेड हूँ कि मेरे को गारमेंट्स ही बनाने हैं और मैं गारमेंट्स हेड हूँ, तो मेरे को सारे डिपार्टमेंट को संभालना पड़ेगा. तो गारमेंट बनाने में मेरे को सारे डिपार्टमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा. तो एक तरीके से गारमेंट कैसे बनाते, कैसे उनको मैनेज करते हैं, मेरे को वो अच्छे से आ जाएगा, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हो जाएगा मुझ में. इट इंश्योर्स दैट डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन. सेम बात इन लोगों ने यही चाल चली है कि जब फंक्शनल स्ट्रक्चर का मेरिट नहीं पूछा था तो उसमें डिफरेंट फंक्शंस दिख दिया था, जो मेरी गलती थी. और लेकिन अब यहाँ पे मैंने अच्छे से ध्यान दिया, यहाँ पे अगर प्रोडक्ट्स लिखा होता तो ये डिविजनल स्ट्रक्चर का मेरिट होता, लेकिन अब फंक्शंस लिखा है तो नहीं होगा. वैसे इसका आंसर पता तो चल गया है हमें, आगे फिर भी देख लेते हैं. इट प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड फास्टर डिसीजन मेकिंग. सिंस हमें सिर्फ अपने गारमेंट से मतलब है, हमें दूसरे प्रोडक्ट लाइन से मतलब नहीं है, तो मैं सिर्फ गारमेंट का सोचूंगा और मैं सिर्फ अपने डिपार्टमेंट का सोचूंगा कि तुमने गारमेंट का काम नहीं किया तो ये करो. वरना अगर यहीं पे फंक्शनल स्ट्रक्चर होता तो सामने वाला सबऑर्डिनेट भी कह सकता था, सर अभी मैं गारमेंट का काम नहीं कर सकता, मेरे को किसी और प्रोडक्ट लाइन का भी काम करना है. ओके, तो सिंस देर आर मोर देन वन प्रोडक्ट, तो उसमें दिक्कत हो सकती है फंक्शनल स्ट्रक्चर वाले केस में, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट में एक ही डिपार्टमेंट में सारे प्रोडक्ट लाइंस का काम होता है, तो इसमें डिफिकल्ट हो जाता है. इट फैसिलिटेट्स एक्सपेंशन एंड ग्रोथ हैज न्यू डिविजन्स. और डिविजनल स्ट्रक्चर का मेरिट ये होता है कि एक्सपैंड हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन, साइज बड़ा हो जाता है उसका. तो इसका आंसर है बी ऑप्शन. 16th क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीमेरिट ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर? कौन सा डिविजनल स्ट्रक्चर का डीमेरिट नहीं है, इसका मतलब कौन सा डिविजनल स्ट्रक्चर का मेरिट है? सिंपली बात, it is an expensive structure to maintain since there may be a duplication of activities across products. एक्सपेंसिव स्ट्रक्चर तो है क्योंकि बहुत सारी डुप्लीकेशन भी हो सकती है एक्टिविटीज की, और डिपार्टमेंट भी नए नए बनते हैं, तो उसके लिए हमें जगह चाहिए, कंस्ट्रक्शन का काम होगा. तो वैसे ये तो डीमेरिट है, पढ़कर ही पता चल रहा है खर्चा बहुत हो रहा है. All functions related to a particular product are integrated in one department. ये बात भी सही है कि जितना भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जितने फंक्शन हो, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, परचेज, सेल, एचआरडी, जितने भी डिपार्टमेंट है वो सारे एक ही डिपार्टमेंट में आ जाएंगे. कॉन्फ्लिक्ट में अराइज अमंग डिफरेंट डिविजनल हेड्स ड्यू टू डिफरेंट इंटरेस्ट. कॉन्फ्लिक्ट डिविजनल हेड में अराइज हो सकते हैं ड्यू टू डिफरेंट इंटरेस्ट, ये भी बात सही है, पर ये डीमेरिट है, कॉन्फ्लिक्ट है ना, इसलिए डीमेरिट. अथॉरिटी प्रोवाइडेड टू द मैनेजर टू सुपरवाइजेस ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर डिवीजन may lead to undesirable consequences.
हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी पढ़ा था कि अगर अथॉरिटी मैनेजर को ज़्यादा दे दी जाए तो बहुत दिक्कत हो सकती है, वो अपनी पावर का गलत यूज़ कर सकता है। तो ऐसे ही इसमें भी लिखा हुआ है कि अगर मैनेजर को सारी अथॉरिटी दे दी टू सुपरवाइज ऑल एक्टिविटी रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर डिवीजन, अपनी ही डिवीजन की सारी एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज करने के लिए, तो ये हो सकता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ना देखे, सिर्फ अपना डिपार्टमेंट का ही इंटरेस्ट देखे। लाइक वो ये सोचे कि मैं तो गारमेंट में ही अच्छा करूंगा, बाकी जितनी भी प्रोडक्ट लाइन है भाड़ में जाए, आई वुड नॉट केयर ऑफ देम, आई वुड नॉट टेक केयर ऑफ देम, मेरे को बस अपने डिपार्टमेंट से मतलब है। तो ये भी एक डीमेरिट है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कि सारे जो फंक्शन है एक प्रोडक्ट के वो एक इंटीग्रेट कर दो एक ही डिपार्टमेंट में। 17th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी फॉलोड इन एन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले हमें पता है हमारा होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। इसमें ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है, आपको तो टिप्स पे होना चाहिए 1 2 3 4 हमारे क्या थे। तो सबसे पहले थे आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, तो ये 3 ऑप्शन है। फिर था डिपार्टमेंटलाइजेशन, ये दोनों वैसे ही गलत हो गए। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, हमारा बी ऑप्शन कंप्लीटली करेक्ट है। 17 क्वेश्चन भी डन हो गया। 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीमेरिट ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर का डीमेरिट कौन सा नहीं है, इसका मतलब फंक्शनल स्ट्रक्चर का मेरिट कौन सा है। It places more emphasis on the objective pursued by a functional head than on overall enterprise objectives. इसमें लिखा है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में जो फंक्शनल हेड होता है ना, जैसे कि मैं प्रोडक्शन हेड हूँ, तो मैं सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ही ध्यान दूंगा, ऑर्गेनाइजेशन में ओवरऑल क्या चल रहा है मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। तो ऐसा होता है, लेकिन ये है हमारा डीमेरिट। तो ये डीमेरिट है, तो ये इसका आंसर नहीं है। इट मे लीड टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अमंग डिपार्टमेंट्स ड्यू टू वेरिड इंटरेस्ट। हाँ, हो सकता है कि जैसे कि आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बोला कि 5% से ज़्यादा डिस्काउंट मत देना, लेकिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट कह रहा है कि जब तक तुम 10% डिस्काउंट नहीं दोगे ना, हमारा प्रोडक्ट बेच नहीं पाएंगे हम, जब तक तुम 10% डिस्काउंट नहीं दोगे। तो इस केस में क्या हो गया, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग जाते हैं। तो ये भी एक डीमेरिट है, मेरिट तो है नहीं। इट लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, ये मेरिट है। अब तो हम टिप्स पे हो गए हैं, अब हमें पता है कि क्या मेरिट है। इट मे लीड टू डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन अमंग फंक्शनली डिफरेंशिएटेड डिपार्टमेंट। अब हो सकता है कि इंफॉर्मेशन जैसे ट्रैवल होती है कि तुम इसको बता देना, तुम इसको बता दो ना, कि यू ऑल्सो प्ले लाइक गेम्स चाइनीज विस्पर। तो उसमें क्या होता है, जब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है तो वो लास्ट में कुछ और ही बन जाती है। तो ऐसे ही कोऑर्डिनेशन में भी डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि जब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है ना बिटवीन द फंक्शनल डिफरेंशिएटेड डिपार्टमेंट, लाइक हर फंक्शन अलग अलग परफॉर्म होता है हर डिपार्टमेंट में, तो जब इंफॉर्मेशन जाती है ना, तो हो सकता है कि जो जिस डिपार्टमेंट के पास वो इंफॉर्मेशन गई हो, या तो उसने जानबूझ के थोड़ा सा आगे गलत इंफॉर्मेशन दी हो, या उसकी समझ के हिसाब से भी जितना उसे समझ आया वो उस हिसाब से इंफॉर्मेशन आगे पहुंचा रहा है। तो इसकी वजह से कोऑर्डिनेशन में बहुत डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि अगर आप मार्केटिंग में सक्सेसफुल हो तो मार्केटिंग की नॉलेज आप ही समझ सकते हो, समवन विल नॉट अंडरस्टैंड कि मार्केटिंग का काम कैसा होता है। सिर्फ वो आप ही हो, क्योंकि आप उस काम को करते हुए आ रहे हो, तो आपको अच्छे से पता है कि वो उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड आपका काम इतना अच्छे से समझ नहीं पाएगा, क्योंकि फंक्शंस अलग अलग है। सो इसका आंसर सी है। 19th, Lakshya has been given the task of arranging for 5-day conference for foreign delegates. In order to ensure smooth functioning of the event, he has made two people as coordinators to take care of activities related to registration and refreshment. Identify the function of management being carried out by Lakshya. अब लक्ष्य जो है उसे काम मिला कि वो 5-डे कॉन्फ्रेंस पे जो फॉरेन पीपल आ रहे हैं उनका ध्यान रखे, अरेंज करे टास्क को। और उसने स्मूथ फंक्शनिंग हो कि इवेंट अच्छा से बीत जाए, उसने 2 पीपल को अरेंज किया एज कोऑर्डिनेटर, ताकि वो ध्यान रखें रजिस्ट्रेशन की एक्टिविटी का, रिफ्रेशमेंट की एक्टिविटी का। तो बताओ हम कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग। सो द आंसर इज सिंपली ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग है इसका आंसर, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि हम ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हम ऑर्गेनाइजिंग ही होगा आंसर। इसका मतलब ये देखो, इसने साफ साफ लिखा है कि उसे टास्क मिला है अरेंज करने का। अब प्लानिंग तो हम मेंटली करते हैं कि हमें ऐसे ऐसे करना है, लेकिन उस प्लानिंग को जब हम फिजिकल फॉर्म देते हैं तो वो हम करते हैं ऑर्गेनाइजिंग, हम चीजें अरेंज करते हैं, हम डिपार्टमेंट बनाते हैं। स्टाफिंग के लिए तो बंदे बाद में आते हैं, पहले हम डिपार्टमेंट बनाते हैं, रिसोर्सेज बनाते हैं, अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, वर्किंग एनवायरनमेंट बनाते हैं,
वर्कर्स के आने से पहले वर्किंग इन्वायरमेंट बनाते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग की बहुत जरूरत होती है पहले, तो तभी उसने 2 पीपल को अरेंज किया एज कोऑर्डिनेटर, ताकि वो रजिस्ट्रेशन के लिए ध्यान रखे, रिफ्रेशमेंट के लिए। अब हम भी डिपार्टमेंट बनाते हैं, तो उसके लिए हम हेड्स लेकर आते हैं ना, कि तुम मार्केटिंग हेड, तुम प्रोडक्शन हेड, तुम सेल्स हेड, तुम परचेज हेड, तुम एचआरडी हेड, ऐसे ही होता है ना। दैट्स वाई उसने भी यही किया। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस फॉलो हो रहा है। So formal organization and informal organization are deleted in the syllabus. तो आज के लिए बस इतना ही है। तो हम अब होमवर्क क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। 26th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी, डिसेंट्रलाइजेशन? It arises from the established scalar chain which links the various job positions and levels of an organization. Authority, all of the above, top to bottom, none of the above. तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बताने हैं। ये रहा 28 क्वेश्चन। अथॉरिटी फ्लॉस फ्रॉम एज वी गो हायर अप इन द मैनेजमेंट हिरार्की, ये डायरेक्शंस बतानी है आपको। स्कोप ऑफ अथॉरिटी डैश एज वी गो हायर अप इन द मैनेजमेंट हिरार्की। 30 क्वेश्चन, इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपर्ली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी, इसका क्या आंसर है? सो 26 to 30 थिंक एंड टेल, उसके बाद आपको आंसर लिखना है कमेंट सेक्शन में। आई वुड रिप्लाई टू इट, बट प्लीज इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड क्वेरीज डू कमेंट, और इस आंसर्स का जवाब प्लीज कमेंट सेक्शन में दीजिए। And if you liked my lecture, please like, comment, share, and subscribe my channel. Thank you so much. Have a nice day. And please follow my Instagram link to participate in the quiz of the day. Have a nice day. Bye bye.